गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है बच्चों। आज हम हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी। तो कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे हम। क्या है कृषि प्रौद्योगिकी? सिंधु घाटी की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। मिट्टी नरम होने के कारण पाषाण और कांच से निर्मित उपकरणों से खेती की जाती थी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की जो भूमि थी बच्चों में बहुत उपजाऊ थी, और इसका कारण रहा मिट्टी नरम होने के कारण साथ साथ कांच से निर्मित उपकरणों के लिए खेती की जानी थी। कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के पूर्व में रेस्तों से नगर की सुरक्षा, प्राचीर के बाहर जुते हुए खेत की साक्ष्य मिले हैं। अर्थात कालीबंगा से बच्चों जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ से जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि हड़प्पावासी लकड़ी के हल से जुताई करते रहे होंगे। एक खेत में 2 फसलें उगाना भी जानते थे। वहाँ से मिले साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि वहाँ के लोग, कहाँ के, सिंधु घाटी सभ्यता के और कालीबंगा स्थान पर लोग एक साथ 2 फसलों का उत्पादन करते रहे होंगे। मोहनजोदड़ो से मिट्टी के बने एक हल्का प्रारूप तथा बनावली से मिट्टी के बने हल्का का प्रारूप भी मिला है। इसके अलावा बच्चों वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें एक हल मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल। इसके अलावा बनावली में भी पूरा हल प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान के वर्तमान चालिस्तान, भूतपूर्व बहवालपुर में खेत जोतने में प्रयुक्त मिट्टी के हल बने के खिलौने के टूटे हुए अवशेष मिले हैं। अर्थात जिससे ज्ञात होता है कि लोग कृषि कार्य के लिए हल का प्रयोग करते होंगे। हड़प्पा के अन्नागारों के समीप ही अनाज की सफाई, कुटाई, पिसाई आदि के चबूतरे भी मिले हैं। अर्थात अन्नागार क्या होता है? जहाँ वह स्थल जहाँ पर अन्न एकत्र करके, इकट्ठा करके रखा जाता है, तो उसके भी अनाज की कुटाई अर्थात कूटने के, उसकी पिसाई के अवशेष भी बच्चों प्राप्त हुए हैं। लोथल से एक चक्की भी प्राप्त हुई है बच्चों, पत्थर की, जिससे ज्ञात होता है कि लोगों को अनाज को पीसने का भी ज्ञान था। अर्थात चक्की के द्वारा, पत्थर की चक्की के 2 पार्टों द्वारा वो उसको पीसते रहे होंगे। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामी की तरह नहरों से सिंचाई करते थे। इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा प्रमाण कोई नहीं मिला है कि वो नहरों के द्वारा ही सिंचाई करते रहे होंगे। इसलिए सिंधु घाटी के बारे में कहा जाता है कि पंजाब और सिंध की नदियों से अक्सर आने वाली जो बाढ़ आती थी उससे ही खेती के लिए सिंचाई की जाती थी, फसलों के लिए सिंचाई की जाती थी। धौलीवारा में एक अवशेष मिला है जिससे कृषि के जल संचयन अर्थात जल इकट्ठा करने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा लोथल और मोहनजोदड़ो ऐसे 2 स्थल हैं जहां से एक सीपी यंत्रनुमा जैसा यंत्र मिला है। संभवतः इससे भूमि का सर्वेक्षण किया जाता रहा होगा। इसके अलावा बच्चों पाषाण प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बड़े पैमाने पर समानांतर फलकों का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा बच्चों वहाँ से अनाज की ओखली और कूटकर सिलबट्टे से आटा तैयार किया जाता था। इसके अलावा कुबड़दार वृषभ का अंकन भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इससे प्रतीत होता है कि लोग क्या करते थे? हल बैल के द्वारा खेती करते रहे होंगे। मोहरों पर कुबड़दार वृषभ का चित्र भी बच्चों अंकित हुआ है। आगे बढ़ेंगे। एक जो आपके बॉक्स में पैराग्राफ दिया है बच्चों, आप इसको स्वतः ही पढ़ लेंगे। आगे है मोहनजोदड़ो, एक प्रमुख शहर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे कि ये शहर कैसा था। तो बच्चों एक नियोजित शहर था, एक आधुनिक व्यवस्था के अनुसार बसाया गया एक शहर था। जैसे आप देखते हैं वर्तमान में बहुत सारी कॉलोनियाँ एमडीए द्वारा, जो एमडीए मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा कॉलोनियाँ बसाई गई हैं। उसमें एक नियोजित तरीके से उन कॉलोनियों को बसाया गया है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो शहर में भी अवशेष मिले हैं कि वहाँ पर
जो शहर हैं एक नियोजित योजना के तहत बसाए गए थे। मोहनजोदड़ो, जिसका आकार लगभग 1 वर्ग मील का है, 2 खंडों में विभाजित था, पश्चिमी और पूर्वी। इसका पश्चिमी खंड अपेक्षाकृत छोटा था। संपूर्ण क्षेत्र गारे और कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाकर ऊंचा उठाया गया था। अर्थात अवशेषों से प्राप्त होता है, पता चलता है कि जो इसका पश्चिमी क्षेत्र था वह गारे से बना हुआ था, कच्ची ईंटों से बना हुआ था और बनिस्बत पश्चिम के पूर्व के ऊंचा था। समस्त निर्माण कार्य इस चबूतरे के ऊपर किया गया है। इस सारे यंत्र के आसपास कच्ची ईंटों से किलेबंदी की दीवारें मिली हैं। इसके अलावा मीनार और बुर्ज भी प्राप्त होती हैं। अर्थात कच्ची ईंटों से उस शहर को चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी, अर्थात ढका गया था। इस किले हिस्से में मुख्य प्रवेश मार्ग का अभी तक पता नहीं चला है, अर्थात किधर से उसमें एंट्री करते थे उसकी जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस खंड में अनेक सार्वजनिक भवन मिले हैं। सार्वजनिक भवन ऐसे भवन जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर इसका उपयोग करते रहे होंगे। इन भवनों में प्रमुखता है अन्नानागार, पुरोहितवास, महाविद्यालय भवन आदि। तो इस प्रकार के भवन वहाँ से प्राप्त हुए हैं बच्चों। एक स्तंभ युक्त भवन भी था जिसकी व्याख्या सभा स्थल के या बाजार के रूप में भी की गई है। अर्थात उससे अनुमान लगाया गया है कि लोग यहाँ पर अक्सर सभा करते रहे होंगे या यहाँ पर बाजार लगते रहे होंगे। इस खंड में सड़कें, गलियाँ भी थी और बहुत सारे उत्खनित ढांचे साधारण घर से थे। इस खंड को शायद सबसे विशिष्ट संरचनात्मक विशेषता 39 गुना 23 फीट का तालाब है। इसमें ईंटों की तह लगाकर ऊपर से बिटुमन का लेप लगाया गया है, अर्थात विशिष्ट प्रकार के पदार्थ का लेप उसमें लगाया गया है। इसमें पानी बाहर न जा सके या मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागार है। स्नानागार अर्थात ऐसा स्थल जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। इसका पूर्वी खंड कहीं बड़ा है जिससे संकेत मिलते हैं कि यह एक चारों ओर दीवार से घिरा था। इसमें अलग अलग घर मिट्टी के चबूतरे पर बनाए गए थे, लेकिन पूरा नगर किसी एक चबूतरे के ऊपर नहीं बना था। अतः पूर्वी खंड की ऊंचाई पश्चिमी खंड की ऊंचाई से कम थी, ऐसा वहाँ से प्राप्त अवशेषों से पता लगता है। अब है हड़प्पा। हड़प्पा के आप शॉर्ट में पढ़ेंगे। हड़प्पा के भी 2 खंड हैं, पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड। पूर्वी खंड ईंटों को चोरों ने नष्ट कर डाला, अतः उत्खनन इससे प्राप्त विशेष किलेबंदी की गई थी। इसके अलावा यहाँ पर कृत्रिम चबूतरे भी निर्माण किए गए हैं जिससे किलेबंदी की गई है। ईंट को चोरों ने चारों ओर से नष्ट कर डाला था। तो उत्खनन से कोई महत्वपूर्ण चीज़ इस दौरान प्राप्त नहीं हुई है बच्चों। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो हड़प्पा दूसरा बड़ा स्थल है, लगभग 150 हेक्टेयर में यह फैला हुआ था। आगे इसी क्रम में जानेंगे बच्चों नालों का निर्माण कैसा था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक आधुनिक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी सुनियोजित म्यूनिसिपल व्यवस्था थी, अर्थात पानी के निकासी के लिए नालों की व्यवस्था की गई थी। जैसे बच्चों आज भी नगर निगम है जिसको हम म्यूनिसिपल भी बोलते हैं, तो म्यूनिसिपल की व्यवस्था थी। मकान सुव्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, अर्थात एक योजना के तहत उनको बनाया गया था। शहर में गंदे पानी के निकास के लिए जमीन के अंदर छिपी नालियाँ, मोरियों एवं गटर की व्यवस्था की गई थी। सफाई के लिए आजकल प्रचलित मैनहोल जैसी व्यवस्था भी थी। यदि बच्चों हम आज की वर्तमान की व्यवस्था देखें तो ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था आपको उस समय भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त स्थान स्थान पर कूड़ा डालने के लिए कूड़ा डालने का प्रबंध था। गंदे एवं पानी मलमूत्र हेतु शोषक कूप बने हुए थे, अर्थात कूड़ा डालने की व्यवस्था थी और गंदे पानी डालने की व्यवस्था अलग अलग बच्चों की गई थी। पानी की निकासी के लिए नालियां बाहर सड़क या गटर की ओर बाहर निकलती थी। नालियों में ईंटों की तह लगाई जाती थी और बहुत सारी नालियां ऊपर से ढकी होती थी। तो इसमें क्या होता था बच्चों, तो बहुत सारी जो नालियां निकाली गई थी उनको ऊपर से ढका जाता था। कुल नालियां 9 इंच चौड़ी होती थी तथा 1 फुट गहरी होती थी।
बड़ी नालियां पत्थरों की बनी होती थी और वो भी बच्चों ढकी हुई होती थी। छोटी नालियां ईंटों की और बड़ी पत्थरों से बनी हुई होती थी। तो इससे ज्ञात होता है कि एक सुनियोजित तरीके से नालों का भी निर्माण बच्चों उस काल में किया गया था। अब बात करेंगे गृह स्थापत्य की, अर्थात गृह मकान कैसे बने होते थे। सैंधव सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में निवास गृह, विशाल भवन एवं सार्वजनिक भवन, स्नानागार, 3 प्रकार के भवन होते थे। तो खुदाई के मिले अवशेषों से पता लगता है कि एक निवास स्थल, विशाल भवन, इसके अलावा सार्वजनिक स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ के छोटे मकानों के 2 कमरे होते थे, जैसे वर्तमान में भी है, जिसके छोटे मकान है तो उसमें कम कमरे होते हैं, बड़ा मकान होता है तो उसमें बड़े कमरे होते हैं। जबकि बड़े मकान महलों के आकार के होते थे, अर्थात बड़े होते थे। मकानों के दरवाजे गलियों की ओर होते थे। मुख्य सड़क के कोलाहल एवं प्रदूषण से बचने के लिए शायद दरवाजे, खिड़कियां एवं रोशनदार सड़कों की ओर न होकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। एक विशेषता थी कि प्रदूषण से, कोलाहल से बचने के लिए जो घर होते थे उनके रोशनदान, उनकी खिड़कियां पीछे की तरफ खुलती थी। प्रत्येक मकान में रसोई घर, बच्चों जैसे आज भी होता है, रसोई घर, आंगन, कुआं एवं स्नानागार होता था। इसके अलावा ढकी नालियां होती थी। मकानों के दरवाजे संभवतः लकड़ी के बनाए जाते थे। आज भी आप देखते हैं तो लकड़ी के आपको अभी भी दरवाजे बच्चों मिल जाएंगे, या जिसके पुराने अधिक मकान हैं उनमें गेट लगे हुए हैं, उसमें आप विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी देख सकते हैं। मकानों की छतें भी लकड़ी की बनाई जाती थी। जो पुराने मकान होते थे बच्चों, उनमें आज यदि किसी के मकान आपको आसपास में मिलेगा तो आपको वहाँ पर भी लकड़ी की छतें देखने को मिल सकती हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, जिन पर चढ़ने के लिए पक्की ईंटों की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। मकानों की नींव पक्की ईंटों से भरी जाती थी, जिनकी दीवारें सीधी खड़ी होती थी तथा हवा एवं प्रकाश हेतु पत्थर की जाली बनाई जाती थी। अर्थात एक सुनियोजित तरीके से उन मकानों को बनाया जाता था, नींव को मजबूत बनाया जाता था। मकानों के फर्श पक्के नहीं बनाए जाते थे, केवल मिट्टी को कूटकर ऊपर से कच्ची ईंट बिछाकर उनको बनाया जाता था। जैसे आज भी वर्तमान में आप देखते हैं ईंटें बिछवा दी जाती हैं किसी किसी घर में, ठीक उसी प्रकार। उसके बाद आएंगे आगे दुर्ग। दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। खुदाई के दौरान दुर्ग पर ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे, उसमें क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार, यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 180 इंच यानी कि फीट 54.80 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 108 फीट लगभग 33 मीटर इसके बीच जलकुंड या जलाशय बना है। तो एक स्नानागार मिला है, एक वृहत स्नानागार, बड़ा स्नानागार, उसके अंदर, उसके भीतर एक बच्चों जलाशय या जलकुंड भी प्राप्त हुआ है, जिसकी जो माप है 29 फीट है, यानी कि 11.8 मीटर लंबा, 23 इंच फीट अर्थात 7.01 मीटर चौड़ा तथा 8 फीट मीटर गहरा प्राप्त हुआ है। बाहरी दीवार पर बिटुमिन का 1 इंच मोटा प्लास्टर किया गया है। इसका प्रयोग संभवतः धार्मिक आयोजनों के लिए किया जाता रहा होगा बच्चों, ऐसा अनुमान लगाया गया है। आज भी आप देखते हैं घरों में प्लास्टर किया जाता है, तो ठीक उसी प्रकार भी एक प्रकार का पदार्थ था जिसको बिटुमिन कहा जाता था, प्लास्टर किया जाता था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पुरोहित आवास, अर्थात वृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुना 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। इससे क्या अनुमान लगाया जाता है बच्चों, ये पुरोहितों के लिए कमरा था, अर्थात जो पुरोहित वहाँ पर निवास करते थे। इसमें 10 मीटर वर्गाकार का प्रांगण, 3 बरामदे तथा कई कमरे बने होते थे। संभवतः यहाँ पर प्रधान पुरोहित सहयोगियों के साथ निवास करता था, अपने साथियों के साथ वो यहाँ पर बच्चों निवास करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है। 4 है सभा भवन। दुर्ग के दक्षिण की ओर 27 गुना 27 मीटर के आकार का एक वर्गाकार भवन मिलता है, जिसे सभा भवन कहा गया है। अर्थात ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें लोग इकट्ठे होकर बैठकर अपनी समस्याओं का निदान करते रहे होंगे।
इसमें अन्य क्या पाया गया है, इसमें ईंटों के 20 चौकोर स्तंभों के अवशेष भी मिलते हैं, जिसकी चारों कतारें थी, प्रत्येक में 5-5 स्तंभ हैं। संभवतः इनका प्रयोग सार्वजनिक सभाओं के लिए किया जाता रहा होगा। अर्थात गांव से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है, जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर कर सकते थे। ठीक, वहाँ पर एक मुखिया होता था, उनकी समस्याओं को बच्चे सुनते थे। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 1 का पार्ट 2 समाप्त होता है। थर्ड पार्ट में नई जानकारी लेकर आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।